की बात से याद आता है कि हम वैश्विक स्तर पे बाजार को खोल दिए हुए हैं और ग्लोबलाइजेशन का समय शुरू हो चुका है। और ग्लोबलाइजेशन के समय में बाजारवाद कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा है। और बाजारवाद का हावी होना और साथ ही साथ में डिजिटलाइजेशन का होना लगभग लगभग हमारे रिश्तों में भी अब समाहित होने लगा है। डिजिटलाइजेशन और बाजारवाद के इस समय में रिश्तों के ऐप अब आपके मोबाइल पे आकर मार्केटिंग की तमाम रणनीतियां बनाकर आपकी दबी हुई लालसाओं को, आपकी दबी हुई वासनाओं को उजागर करने लगी है। अब तो कुंवारे ही नहीं, विवाहित भी इस एप्स का दरवाजा खोल करके आलिंगन करने को तैयार हो चुके हैं। और रिजल्ट आता है सेक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग। तो इन्हीं विषयों पे बात करने के लिए मैं आज हाजिर हुआ हूं अपने पैनलिस्ट को लेकर के, आपके मस्तक पर देने के लिए दस्तक। तो हो जाए तैयार। आज की विशेष जो हमारे अतिथि होंगे उसमें है बिहार 2010 बैच के आईपीएस नीलेश कुमार जी, जो कि वर्तमान में पटना बिहार में एआईजी के पद पे कार्यरत हैं। आप एक सर्टिफाइड डिजिटल फोरेंसिक एंड सर्टिफाइड एथिकल हैकर इन्वेस्टिगेटर हैं। आपकी उत्कृष्ट कार्य कुशलता के लिए कई बार केंद्रीय मंत्रालय और राष्ट्रीय राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया है, नवाजा गया है। साथ ही विशेष तौर पे हमारे साथ उपलब्ध है डॉक्टर उर्मिला रानी श्रीवास्तव जी। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर है। रोल ऑफ बिहेवियर पैटर्न एंड सोशल सपोर्ट इन स्ट्रेस हेल्थ रिलेशनशिप एमंग मैनेजरियल पर्सनल विषय पे आपने अपनी थीसिस प्रस्तुत की हुई है। लगभग 50 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपको व्याख्यान हेतु बुलाया गया है, आपने शिरकत की है। कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इशू रिलेटेड टू वर्किंग वुमेन, ये कुछ प्रमुख विषय रखे रहे हैं आपके। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। नीलेश कुमार जी, उर्मिला जी, आपका भी स्वागत। डॉक्टर शुक्ला नमस्कार। सान्याल जी हमारे पास में जुड़ चुकी हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुकेश नमस्कार वीर कुमार नरेंद्र वर्मा जी, जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने सभी स्टीम मेंबर्स का आभारी हूं कि आप लोगों ने हमें मौका दिया अपने कुछ वर्क एक्सपीरियंस को और अपनी फीलिंग को शेयर करने का, क्योंकि हमको इस फील्ड में एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा तो नहीं बट छोटा सा एक एक्सपीरियंस है एज ए ग्राउंड टू अर्थ ऑफिसर होने के नाते। तो सबसे पहले हमने सेक्सटॉर्शन, जो इस टाइप का एक प्योर साइबर क्राइम है, और इस साइबर क्राइम से अफेक्टेड बहुत सारे लोग जो हमारे परिचित थे, मैं उन लोगों से मिला हूं। और जो हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि इसमें हर उम्र के लोग फंस जाते हैं। सबसे पहले जो कम उम्र के लोग हैं वो इसलिए फंसते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई में उन वो अपना जो चाहते हैं अपना एम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या किसी लड़की के साथ दोस्ती में उनका ब्रेकअप हुआ है। वैसे लोग जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो एक बड़ा अच्छा स्पेस है साइबर स्पेस। साइबर स्पेस में वो लोग रोमिंग करते रहते हैं। ठीक उसी तरह अधेड़ उम्र के लोग जिनका पर्सनल और मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहता है, किसी न किसी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, और वो भी जब फ्रस्ट्रेशन के पीरियड में रहते हैं तब साइबर स्पेस में रोम करना शुरू करते हैं और देखते हैं इसी टाइप के चीजों को। कभी इंस्टाग्राम पर अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश करते हैं, कभी फेसबुक पर, या फिर कभी किसी वेबसाइट को खोल करके देखते रहते हैं। और जब बूढ़े लोग, हमने 50-55 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को देखा है, और उन लोगों की भी पूरी बात सुनी है। वो लोग भी एक तो क्यूरोसिटी बस भी ये लोग करते हैं, और जब उनका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर में वो रहते हैं,
तब वो साइबर स्पेस में रोम करना शुरू करते हैं और डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को विजिट करते हैं, वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। वैसे कंडीशन में होता क्या है कि साइबर स्पेस में बहुत सारे बॉट्स रोम करते रहते हैं, और ये जो बॉट्स रहता है वो लोग क्या क्या करता है कि आप जिस मोबाइल से आप कल तो स्मार्टफोन का जमाना है, आपका मोबाइल में आपका सिम लगा रहता है, आप नेट किसी इंटरनेट किसी भी सिम से एक्टिवेट करते हैं, तो वो ऐसी स्थिति में ये जो बॉट्स, जो साइबर बॉट्स रहते हैं, वो एक तरह के फ्री रोमिंग क्रिमिनल्स होते हैं साइबर स्पेस में। वो इन लोगों का डेटा गैदर कर लेता है और गैदर डेटा करके इनके मोबाइल का IMEI नंबर और इनके मोबाइल का मोबाइल नंबर जो होता है वो क्रिमिनल्स गैंग को बेच देते हैं। और इन लोगों को सेक्सटॉर्शन वाले ग्रुप का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, जो मोस्टली हमने अपने काम करने के एक्सपीरियंस में देखा है कि ये लोग मोस्टली दिल्ली, राजस्थान के मेवात, कुछ हरियाणा के लोग, आगरा के कुछ गैंग्स काम करते हैं। इन लोगों को ये लोग डेटा बेच देते हैं, पर्सनल डेटा लेकर के बेच देते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग तुरंत उस लोगों को कॉल करना शुरू करते हैं व्हाट्सएप पर। पहले तो चेक करते हैं कि व्हाट्सएप पर ये बंदा, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, वो एक्ट है कि नहीं, तो वो कॉल करना शुरू करते हैं। जो लोग व्हाट्सएप पर नहीं रहते हैं, उनका डेटा इंस्टाग्राम पर या फेसबुक ID वगैरह भी सब कैप्चर कर लेते हैं वो बॉट्स, और वो लगातार उनके इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर लगातार फ्री डेटिंग साइट्स का एप्लीकेशन या फ्री डेटिंग साइट्स का अपडेट वगैरह या फ्री डेटिंग साइट्स का एक विजुअल वगैरह भेजते रहते हैं। और उसी में बंदा क्या करता है कि किसी न किसी से बात करने की कोशिश करता है, फ्री वीडियो कॉल, एंजॉय फ्री वीडियो कॉल, इस टाइप का आने लगता है, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करते हैं और अननोन नंबर से कॉल आता है। जनरली लोग इसमें फंस जाते हैं कि भाई देखें किसका नंबर है, सबका नंबर तो हम सेव करते नहीं है। जैसे ही एक फ्रेम क्रिएट होता है, आपका फेस चला गया और हम आपका फेस चला गया, उसका भी फेस आ गया, तो वो लोग कुछ इस टाइप का एक न्यूड टाइप का फोटो तुरंत आ जाता है, और वो लोग एक बहुत चालाकी से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं। आपको यह एकदम सुनकर आश्चर्य नहीं होगा कि हमने एक नए बैच के वर्किंग SP को इसमें फंसते देखा है। बिहार के एक बहुत इंपॉर्टेंट जिला का SP, जो काफी दिन तक सस्पेंड रहा है इसी आरोप में, उनको हमने फंसते देखा है इस टाइप के ग्रुप में। और मैं नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि अभी वो वर्क कर भी रहे हैं रिलीज होकर के, और अच्छे SP में उनकी नाम गिनती होती है बिहार में। तो आवाज आ रही है क्या? हमारी आवाज आ रही है? हेलो। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही हाँ, तो मैं वैसे लोगों को हमने फंसते देखा है। तो ये है। लोग तुरंत स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। उसके बाद एक बंदा फोन उधर से करता है कि मैं साइबर सेल फलाना आगरा से बोल रहा हूँ, मैं साइबर सेल दिल्ली से बोल रहा हूँ। आपका एक आपका एक वीडियो है जिसमें कंप्लेन आया है आपके खिलाफ। एक लड़की ने कंप्लेन किया है कि आपने उनके साथ ये किया है, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। और वो कहता है कि क्या है, तो उसने वो वीडियो कॉल पर ही बोलता है कि आपने इसी समय में इतने बजे एक लड़की के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया है। अब वो बंदा डर जाता है, इज्जत जाने के डर से बोलता कि मैं आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स सबको ये वीडियो भेज दूंगा और ये वीडियो यूट्यूब पर लोड कर दूंगा। और ये लोग जो है वीडियो कॉन्टैक्ट्स, जितने भी कॉन्टैक्ट्स फोन में है, तुरंत कैप्चर कर लेते हैं। यही साइबर बॉट्स जो हैं, जैसे ही लिंक करते हैं आप किसी भी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और आपका डेटा प्रोटेक्टेड नहीं होता है, तो साइबर बॉट्स बड़े आसानी से आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को ग्रैब कर लेते हैं और इन्हीं लोगों के हाथ में बेच देते हैं कि एक आदमी का ये नंबर है और उसका ये सोशल ID है और उसका ये कॉन्टैक्ट्स नंबर है।
तो आपका सारा प्राइवेसी उस साइबर क्रिमिनल के थ्रू उस गैंग के पास चला जाता है। अब ऐसी स्थिति में आपका हर चीज उस गैंग के पास है, वो भेजना शुरू करता है। सबसे पहले आप यदि पूछते हैं कि भाई बताओ हमारे कॉन्टैक्ट्स में कौन है, वो 2-4 आदमी का नाम पढ़ करके बता देता है, तो आपको विश्वास हो जाता है। हमने 5-5 लाख 6-6 लाख लोगों मैंने रुपया फंसते देखा लोगों का। वो फंसा देते हैं डर से, पैसा इज्जत डाल जाने के डर से, समाज में इज्जत जाने के भय से वो फंसा देते हैं पैसा। तो पुलिस के पास जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो 2 चैलेंज है हम लोगों के पास, जो हम फील करते हैं। सबसे पहला कि जो विक्टिम है वो सामाजिक डर से, सामाजिक एक्सपोजर के डर से वो आते नहीं है पुलिस के पास कहने के लिए, और वो साइकिल में फंसते जाते हैं धीरे धीरे। एक बार उसने पैसा दिया, फिर दोबारा पैसा दिया, तिबारा पैसा दिया, करते करते एक हमारे परिचित थे, वो उनकी उम्र कम से कम 56-57 साल रही होगी। वे करीब 6.5 लाख रुपया जब दे दिए तब वो आए हमारे पास। तो आप सोच सकते हैं कि इस सेक्सटॉर्शन के जो क्राइम है, इसका मैग्नीट्यूड और डायमेंशन क्या है। लोग आना नहीं चाहते हैं, और यदि आ गया, कोई भी मान लिया कि नया लड़का है, वो पैसा नहीं दे पाया मगर उसको डर लग रहा है, उसने गलती कर दी और उसने हिम्मत कर भी दिया, अपने परिवार वाले को बता दिया और उसके परिवार वाले उसको लेकर के आ भी गए, या डायरेक्ट वो अप्रोच भी कर दिया, तो पर्टिकुलरली हम जो देखते हैं हमारे स्टेट में, ये इस तरह के केस को इन्वेस्टिगेट करने में आईओ बहुत ज्यादा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखा पाते हैं। कारण कि किसी भी तरह का मैं नीलेश जी आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ विराम करूंगा और इन्वेस्टिगेशन की ओर चलूंगा। आपने कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे शेयर की। एक तो प्रथम कि जिस तरह से डिजिटल का समय बढ़ा है, हो सकता है कुछ लोग जिज्ञासावश इन ऐप पे जाते हैं, कुछ लोग की घरेलू स्थितियां ठीक नहीं होती हैं, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं होता, उसमें तलाशते हैं। कुछ लोग एकाकीपन रहता है, कहीं मनमुटाव रहता है, तो रिश्ते को वर्चुअली खोजने का एक प्रयास करते हैं। यह भी सत्य है। और ना केवल युवा बल्कि अधेड़ उम्र के लोग और कुछ बुजुर्ग लोग भी इसके शिकार हुए हैं। पैसे भी बिल्कुल। बहुत सारे कमाते हैं और इज्जत भी चली जाती है, और इज्जत के डर से कई लोग पुलिस तक पहुंचते नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं उर्मिला जी के पास चलूंगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर है, और चूंकि साइकोलॉजी से है तो हम समझना भी चाहेंगे। सबसे पहला तो क्रिमिनल को तो हम चलेंगे, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी बैठी हुई है, डॉक्टर शुभ्रा जी हमारे साथ में, उनसे समझेंगे। लेकिन मैं पहले ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना चाहूंगा कि जिस तरह से ये चीजें आ रही हैं, क्या समय हमारी जो भारतीय परंपरा रही है, लोग उससे विमुख होते चले जा रहे हैं? क्या अब प्यार और मोहब्बत, जो मैंने कहा कि दिल मिल रहे हैं मगर डिजिटली, तो क्या प्यार और मोहब्बत भी रील के फॉर्मेट में आएगा कि 30 सेकंड की रील बनती है तो हमारा जो डेटिंग होगा, प्यार मोहब्बत होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएंगे तो भी 3 महीने 6 महीने की इंस्टॉलमेंट पे बनेंगे? उर्मिला जी। सबसे पहले तो मैं सारे एस्टीम्ड मेंबर्स को अभिवादन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, एंड मैं बहुत आभारी हूँ। आई एम थैंकफुल टू यू नरेन जी फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम। और जो आज का जो विषय है वो बहुत प्रासंगिक है, और मतलब बहुत सोचनीय है कि हमें कि ये अपराध या ये साइबर क्राइम्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इनके पीछे मनोविज्ञान क्या है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस अगर हम कारण की बात करें तो इसमें हम 2 या 3 मुख्य बात कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है कि एक इग्नोरेंस भी है। बहुत बार क्या होता है कि हमें पता नहीं है कि हम क्या चीज दबाएंगे तो इसका आउटकम क्या होगा, या किस लिंक पे हम जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनकी कंप्यूटर लिटरेसी कम है तो वो अज्ञानतावश कर देते हैं, लेकिन इसका प्रतिशत बहुत कम है। दूसरा चीज है जो मेन कारण है वो ये है कि हम अपनी, जैसा आपने कहा कि सच में हम अपनी परंपराओं से दूर होते चले जा रहे हैं, और हमें हर चीज तुरंत चाहिए।
हमारी प्रत्याशा होती है कि हमें तुरंत चीज मिलनी चाहिए। हमारा टॉलरेंस कम होता जा रहा है, हमारा पेशेंस कम होता जा रहा है। जैसे पहले भी चीजें, जैसे आपने कहा कि मुख्य कारण में एकाकीपन है, लोनलीनेस है और स्पाउस से प्रॉब्लम है। तो पहले क्या होता था कि हम उसको मेंड करने की कोशिश करते थे। अपनी रिलेशनशिप जो बिगड़ रही है उसमें परिवार का रोल होता था, समाज का रोल होता था, और हम ये चाहते थे कि वो रिश्ता बना रहे। लेकिन आज लोगों में जो है वो एक इस चीज पर उनका ध्यान नहीं है कि हमें अपनी रिलेशनशिप को बनानी है। उनको क्विक एक ऑप्शन दिखता है कि हम जो है डेटिंग एप्स यूज कर ले, या हम इंटरनेट पे कुछ अपना जो जिसको कहना चाहिए जो अनफुलफिल्ड डिजायर है उसको हम कम कर ले। लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है, लॉन्ग रन में ये बहुत डैमेजिंग होती है। स्टार्टिंग में हमको अच्छा लगता है कि हम अपनी खुशी के लिए जो है और ये सबसे चीप एंड बेस्ट तरीका होता है, और मोर ओवर इसमें ऑप्शंस बहुत मौजूद है। और पर्सन को लगता है कि मेरा स्पाउस है या मेरा हस्बैंड है वो उतना अच्छा नहीं है, तो द बेस्ट इज येट टू कम। वो बेस्ट की तलाश उनकी लंबी होती जाती है, और इसी कारण एक तरह से वो बर्नआउट की कंडीशन में भी आते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा, मतलब दे आर सो ओवर एम्बिशियस कि मतलब उसका कहीं अंत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि परिवार के तौर पर सबसे पहले ये समझना होगा कि ये लॉन्ग रन में ये रिलेशनशिप हमें नुकसान करेगी। कंज्यूमरिज्म हमारा अप्रोच होता जा रहा है, जैसे लगता है कि जैसे मौसम बदल रहे हैं, हमारी ड्रेसेस बदल रही है, वैसे ह्यूमन रिलेशंस को भी उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया है। लेकिन हमें मानवीय मूल्यों पे जाना होगा, और हमें अब हमारा जो इतिहास रहा है कि सीता जी ने रामचंद्र के साथ 14 वर्ष वनवास काटा था, उनके सुख दुख में हमेशा वो मतलब उनके साथ खड़ी थी। ये फीलिंग जो है वो मतलब लुप्त होते जा रही है। और एक हम विमेन होने के बावजूद मैं ये कहना चाहूंगी कि जो फेमिनिज्म है, जो विमेन इक्वालिटी की बात करती है, वो इक्वालिटी हम मेरे हिसाब से कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम मल्टीपल रोल्स अदा कर रहे हैं, एक माँ का, एक टीचर का, वाइफ का। तो और जैसे कहा गया है कि बायोलॉजिकली भी वी आर मोर स्ट्रोंगर देन मेन। तो हम इक्वालिटी की बात और मॉडर्निटी का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। दिखावे पे हम आते चले जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन चीजों पे हमको ध्यान देना होगा, और जो एकाकीपन है, जो हमारा लोनलीनेस है, हमको सोशल सपोर्टिव नेटवर्क्स बिल्ड करने होंगे। हम क्यों ना कुछ समाज के लिए काम करें, क्यों ना हम कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करें, क्यों ना हम गरीब बच्चों को पढ़ा लें अगर हम एकाकी फील कर रहे हैं। लेकिन जो डिजिटल जो मोड में हम चले जा रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं चेक जरूरी है। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये सीख दे कि हम बैड को तो टोटल हटा नहीं सकते, लेकिन उस बैड में हम कैसे रहेंगे, कैसे उनसे दूर रहेंगे, ये बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। उर्मिला जी, मैं यहाँ पे आपसे बात हूँ, बीएचयू में आप हैं और साइकोलॉजी को समझ, दो प्रकार के साइकोलॉजी की बात यहाँ पे हो जाएगी। एक जी। तो वो लोग जो युवा है, हम्म। दूसरे जो नीलेश जी ने बात करी, दोनों पहले उठाई है। एक युवा लोग डेटिंग ऐप का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, जी। क्लियर। दूसरा जो इसमें सेक्सटॉर्शन के शिकार हो रहे हैं, उसमें काफी लोग वो हैं जो उम्र दराज है, 50+ लोग हैं। मुझे याद है अभी इसी फोरम में बात हुई थी जब डॉक्टर हमारे यहाँ पे पूर्व दुर्ग जिले छत्तीसगढ़ के एसपी वर्तमान में कबीर धाम में जिला में है, डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी आए थे, पुलिस अधीक्षक हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि करीबन 70-75 ईयर के एक पर्सन को भी सेक्सटॉर्शन के शिकार हुए थे और पुलिस थाने में केस करने आए थे। तो ये जो साइकोलॉजी में हम कर रहे हैं, एक शादीशुदा पर्सनालिटी जिसकी शादी को 5 साल 6 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, एक वो व्यक्ति, और एक वे लोग जो यंग है, जो ग्रोइंग है, जिन्हें अभी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के कल्चर में अग्रसर हो रहे हैं। दोनों के साइकोलॉजी में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्यों इस तरह के एक्सटॉर्शन क्यों फंस रहे हैं और इस ऐप पे जा रहे हैं? लोनलीनेस तो उनके पास नहीं है, यहाँ मान लिया। ऐसा है कि सर कि जो हमारा, जैसे अगर हम युवा वर्ग की बात करें, तो युवा वर्ग जो है मीडिया से, फिल्म से बहुत ज्यादा प्रभावी हो रहा है। जैसी जीवन शैली उसमें दिखाई जा रही, कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि अब ये है जैसे मैरिज हो रही है तो वो वैसे ही डेस्टिनेशन वैसे ही कॉपी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अंधाधुंध अनुकरण कर मतलब कर रहे हैं।
तो इसी तरह से जो उनकी जो भी बहुत बार वो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, और सेक्स को ले करके जो मतलब जो कॉन्सेप्ट है उनका बहुत क्लियर नहीं है। जैसे जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जो स्लोली ग्रेजुअली जो चीजें होती है वो लंबे समय तक चलती है, लॉयल्टी और कमिटमेंट कम होता चला जा रहा है, और उनको लगता है कि हाँ कि हम क्यों जो कन्वेंशनल तरीका है मैरिज, फिर उसके बाद रिलेशनशिप, उसमें जाने के बजाय उनको लगता है कि हम लिव इन रह सकते हैं या हम कैजुअल रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो युवा वर्ग का इसमें रुझान ज्यादा है, कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों से वो दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि जो क्षणिक जो मोमेंट्री जो हैप्पीनेस होती है वो मोमेंट्री ही होती है। लॉन्ग रेंज में क्या है कि जब वो रिलेशनशिप छूटती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि डेटिंग एप्स में फॉल्टी मतलब पर्सोना है उनका, एक बहुत गुडी गुडी इमेज वो प्रिटेंड करते हैं वो यंगर है, अट्रैक्टिव है। जब रियलिटी से सामना होता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा मतलब जिसको कहना चाहिए उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, क्योंकि रियलिटी और फैंटेसी दोनों में अंतर है। तो युवा वर्ग का तो हमें ये कारण मेन समझ में आता है कि हर चीज तुरंत चाहिए, हमें क्यों तुरंत चाहिए, लॉयल्टी कमिटमेंट ये सारी चीजें कम होती जा रही है। और रही बात जो वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोगों का जो एक मेन रीजन ये है कि कहीं ना कहीं उनका सोशल रिजेक्शन है। जैसे हम लोग मनोविज्ञान में थ्योरी पढ़ाते हैं, एरिक्सन ने 8 स्टेज बताई है कि अगर वृद्धावस्था में अगर उनके विजडम को अच्छे से यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब एक उनके लिए सेटिस्फैक्शन की कंडीशन होती है, अदरवाइज वो डिस्पेयर की कंडीशन में चले जाते हैं। तो जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अपने बूढ़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनको वो सम्मान दें, समय समय पे उनके एक्सपीरियंसेस को मतलब अपनाए और उनसे कहे कि भाई आपका जो भी जीवन का सार है वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल हो सकता है, ये आप हमें बताएं। प्लस वृद्ध लोगों को क्षणिक चीजों से मतलब बचना पड़ेगा। ये जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास बहुत अराउजल है, बहुत एनर्जी है, तो हम सेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज में या इलिसिट तरीके से काम करने के बजाय हमें उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करना चाहिए। आप सोशल सपोर्टिव ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं, घर में अपने मतलब ग्रैंड सन्स ग्रैंड डॉटर्स की केयर कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। थैंक यू। आपकी एक विशेष बातें तो यहाँ पे आपने भी क्लियर की कि थोड़ा एकाकीपन आ रहा है, दोनों पहलुओं को अलग अलग है। मैं नीलेश कुमार जी के पास चलूंगा इस इन्वेस्टिगेशन को समझने के लिए। साथ ही डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी, और उनको जल्दी ही मंच पे बुलाऊंगा और साइकोलॉजी की एक पर्सनालिटी को और समझने की कोशिश करूंगा होलिस्टिक वे पे, वैदिकता के हिसाब से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। शायद बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल पारिवारिक आ जो रही है। जिम्मेदारियां है, पारिवारिक रिश्ते हैं, उसमें कमजोरी पड़ रही है। डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी के पास उसके बाद चलूंगा, क्योंकि हम अगले यहाँ से हमारा अगला सेशन चालू होगा पारिवारिक मूल्यों पे, फैमिली बॉन्डिंग के ऊपर हम बात करने के लिए अगला एपिसोड लेकर के आएंगे। मैं नीलेश कुमार जी को वापस लेकर के आऊंगा। नीलेश जी, ये सारी बातें हुई, सब कमोबेश सबको यही चर्चा कर रहे हैं और शायद समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं हम परिवार के अंदर में समय कम दे पा रहे हैं अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को, साथ ससुर को। ये सारा जो एक ताना बाना हमारे परिवार का हुआ करता था, शायद उसी का फायदा ये रंगीन दुनिया के ऐप उठाने लगे हैं, जिसे अब डेटिंग कहा जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं एकांत में बात करने की आवश्यकता है, और उसी एकांत के पलों की तलाश में सेक्सटॉर्शन हो जाता है। तो नीलेश जी, इसमें तकनीकी क्या परेशानियां आ रही हैं? पुलिस तो बड़ी काबिल है, बहुत सारे मुद्दों पे लोगों की रहती है, क्या क्या हम सोचते हैं गलती हम भरे कर ले, लेकिन समाधान तो पुलिस के पास हो ही जाएगा, पुलिस के पास एक अर्जी लगा दो। क्या परेशानियां होती हैं नीलेश जी जब इस तरह के केसेस होते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए? सर्वप्रथम डॉक्टर साहब ये हम बताना चाहेंगे कि पुलिस के पास सबसे हाँ। पहले इस तरह के समस्या को लेकर लोग आना नहीं चाहते। खासकर जो बड़ी उम्र के उम्रदराज लोग हैं वो सामाजिक डर से, सामाजिक इंसल्ट के डर से
कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचने लगेंगे कि कैसा आदमी है, क्या है, ये सब सोच करके पुलिस को पूरी बात नहीं बताते हैं और वो एक्सटॉर्शन के शिकार एक साइकिल में फंस जाते हैं और अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। और जब गवा बैठते हैं तब तक उनका बहुत सारा चीज एविडेंस वगैरह खत्म हो जाता है, वो गैंग भी उनको छोड़ चुका होता है, क्योंकि उस गैंग का मेन मकसद है उसका एक्सटॉर्शन करना, बस उससे उससे ज्यादा वो नहीं सोचते। दूसरा चीज, यदि किसी ने हिम्मत भी की और सामाजिक दबाव में उसने पुलिस के पास कंप्लेन किया, तो खासकर जो हम बिहार में हमने फील किया है कि यह इस टाइप के क्राइम, जो इस टाइप के साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस की प्रायोरिटी में है ही नहीं। हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं लूट केसेस में, डकैती केसेस में, प्रॉपर्टी के ऑफेंस में, या कोई सेंसेशनल मर्डर केस में। हमारे पास वर्क फोर्स इतना बड़ा नहीं है कि वो साइबर क्राइम के इन केसों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे, अच्छे से समय दे करके इन्वेस्टिगेट करे। खासकर स्टेट पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर और पेंडिंग केसेस के इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। वो दूसरा चीज, लॉ एंड ऑर्डर आजकल इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि इन कांडों के चलते आपको सेक्सटॉर्शन जैसे साइबर क्राइम के चलते कहीं आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होगा। और मीडिया भी रेयर इन सब चीजों को शेयर करती है। उसका कारण यह है कि मीडिया पर भी बंदिश है कि आप किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में, विक्टिम के बारे में बहुत ज्यादा बता नहीं सकते। तो वैसे केस जिसको न मीडिया बहुत ज्यादा एक्सपोज करना चाहती है और न लोग, उसके चलते कोई लॉ एंड ऑर्डर समस्या होता है तो पुलिस भी अपने आप को बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं कर पाती है। और यदि पुलिस एक्टिवेट भी करे तो जो हमने फील किया है कि हम लोग इन डिटेक्ट तो बड़े आसानी से कर लेते हैं कि ये कौन सा गैंग है, कौन आदमी है। जब बात उसके लॉजिकल एंड की मतलब ट्रायल की आती है, तो हम लोग डिजिटली एविडेंस को कैसे एडमिसिबल फॉर्म में केस डायरी में रखें ताकि कोर्ट ट्रायल के समय पकड़ दे उसको स्टडी कर ले और उसके आधार पर ट्रायल कंक्लूड करे, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। वो कम से कम स्टेट पुलिस नहीं कर पाती है, क्योंकि इतना हम लोगों के पास ट्रेन मैन पावर नहीं है। डिटेक्शन तो हम लोग तुरंत कर लेते हैं, उसमें बाहर के लोगों का भी योगदान रहता है, कुछ साइबर एक्सपर्ट की भी मदद ले लेते हैं कभी कभी हम लोग, जो रियल टाइम पर हम लोगों को उसका साइबर क्रिमिनल्स का आईपी वगैरह तुरंत बता भी देते हैं। मगर कि उन डिजिटल एविडेंस को कैसे कलेक्ट करके, कैसे कंपाइल करके हम केस डायरी में रखें ताकि उसका ट्रायल के समय में कोर्ट उसको कैसे एडमिसिबल बना के कोर्ट में कैसे पेश करे हमारा प्रोसिक्यूशन, ये हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेन मैन पावर का काफी अभाव है। पर्टिकुलरली हमने बिहार में ये फील किया है। अब हर कांड, किसी जिले में मान लेते हैं कि यह घटना होती है, तो यह संभव नहीं है कि हर कांड में एसपी केस डायरी दिखाए, केस डायरी लिखाए बैठा करके, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही नीचे के रैंक का पदाधिकारी करता है और उसको इतनी जानकारी होती नहीं है इस हाईटेक टाइप के कैसे आईपी एड्रेस को लाते हैं, कैसे आईपी एड्रेस को केस डायरी में लाते हैं, कैसे उस वीडियो को ऑथेंटिकेट करेंगे, कैसे उसको एडमिसिबल फॉर्म में को ये केस डायरी का पार्ट बना करके उसको कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, ये सब नहीं कर पाते हैं। जैसे बिहार में 4-5 केस हुए इस तरह के, तो हमने अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ये सब 4 केसेस अभी तक कन्विक्शन हुआ है आईटी एक्ट के, और हमने चारों केस में बड़े अच्छे से डायरी पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के लिखवाया था और उन्हीं चारों केस में आज तक सजा हुई है। तो हमने देखा है कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, मोर और लेस ये प्रॉब्लम हर स्टेट पुलिस के पास ही होगा। कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, सीबीआई है, एनआई है, एनआईए है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब होता नहीं है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होता है। तो वो
इन्वेस्टिगेशन पर ज्यादा समय दे पाते हैं, मगर उनके पास ये वर्कलोड अलग तरह का है। प्रायोरिटी सेक्सटॉर्शन टाइप के केस का होता नहीं है। प्रायोरिटी बहुत बड़े बड़े डिफॉल्केशन टाइप के केस का होता है, या बहुत सेंसेशनल कोई मर्डर केस का होता है। फिर आजकल तो कुछ भी उन लोगों को मिल जाता है, कोई पॉलिटिकल ये वाला भी केस हो, एंगल वाला भी, तो वो भी उन लोगों को मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो रियल समस्या हर जगह है, एक तो केस के रजिस्ट्रेशन में लोगों का रिलेक्टेंस शो करना, दूसरा रजिस्टरिंग एजेंसी जो है हमारी पुलिस, वो भी कतराती है केस लेने से, क्योंकि वो भी अननेसेसरी बर्डन नहीं लेना चाहता। जो फैक्ट है, आप किसी थाने में चले जाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो साइबर क्राइम किसी, चाहे आपका पैसा भी साइफंड हुआ हो, तो केस नहीं लेना चाहेंगे पहले इंस्टेंस में। बहुत रेयर केस होता है कि आइए आपका तुरंत केस दर्ज हो जाएगा, ऐसा रेयर होता है। और यदि ले भी लिया तो डिटेक्शन तो तुरंत कर लेगा, बट डायरी में वो अच्छे से लिख नहीं पाता है, प्रेजेंटेबल और एडमिसिबल फॉर्म में एविडेंसेस को कलेक्ट नहीं कर पाता है, नतीजा उसका लॉजिकल एंड तक पहुंच नहीं पाता है वो केस। और दूसरा, जुडिशरी के पास भी इतना सारा पेंडेंसी है कि आज आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो 10 साल बाद उस केस का ट्रायल ही शुरू होता है। तो वैसे में कोई मायने मतलब रहता नहीं है, विक्टिम भी मर जाता है और वो क्रिमिनल भी कहाँ चला जाता है किसी को कुछ पता होता नहीं है। आईटी एक्ट के सभी केसेस में आप देख लीजिए, 2 या 3 केसेस में 3 साल से ऊपर का सजा है, बाकी तो सब में केवल फाइन है, पेनाल्टी, और सब अवेलेबल नेचर का केस है। साइबर टेररिज्म, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सब जो केस है कुछ वही नॉन अवेलेबल है, बाकी तो सब अवेलेबल है। हालांकि अभी उसमें संशोधन की बात चल भी रही है, बिल भी पेश हुआ है, देखते हैं क्या होता है। ये स्थिति हमारे इन्वेस्टिगेशन की है जो हमने फील किया। हम अपने स्टेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने स्टेट की बात इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में जो साइबर क्राइम का सेल है, पहला सेल हमारा ही मैं यहाँ पर बनाया हुआ था आज से काफी साल पहले, और उसी को थोड़ा सा अपग्रेड होता चला गया है, और अब हर जिले में साइबर पीएस हो गया है, में खुल गया है। बट इन्वेस्टिगेशन का लेवल खुलने से नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन के लेवल के लिए भी बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल कैसे बिल्कुल एविडेंस को बिल्कुल नीलेश कलेक्ट जी, करके। हाँ, नीलेश जी आपने बड़ी बेबाकी के साथ में पुलिस की बाध्यता कि किस कदर पुलिस बाध्य हो जाती है कुछ चीजों को, कहीं पर आ, केस की प्रायोरिटी है, यह भी बात सच है कि लूट डकैती और हत्या के मामले जो है वो पुलिस की पहली प्रायोरिटी में होते हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों की सिक्योरिटी जो है वो पहली प्रायोरिटी होती है। लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना भी पुलिस की पहली प्रायोरिटी होती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस उस तरह से अपडेट नहीं हो पा रही कि डिजिटलाइजेशन को समझ सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताई जो अभी तक इस मंच पे नहीं हुई थी, ये हुई थी कि केस को फाइल करना या केस का डॉक्यूमेंट करना, केस की फाइल बनाना। हाँ, यह बात सच है कि पुलिस सुपरिटेंडेंट हो या आप जैसे जो पदाधिकारी हैं या थाने के भी जो इंचार्ज होते हैं, उनको भी फाइल बनाना बड़ा मुश्किल होता है। पुलिस जो फाइल बनाती है शायद मुंशी और हवलदारों के पास में काम होता है, लेकिन वो इतने अपग्रेड नहीं होते। ये भी एक बाध्यता पुलिस की समझ में आई। मुद्दों को डॉक्टर अनिल साहब भी सुन रहे हैं, मुद्दों को उठाने का काम मीडिया का होता है, लेकिन ऐसे केसेस में मीडिया के हाथ बंध जाते हैं क्योंकि उन्हें व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं करनी होती है, तो मीडिया का दबाव भी नहीं बन पाता ऐसे केसेस में। तो कुल मिलाकर के जितनी बातें नीलेश जी ने कही हैं, क्या इंगित करता है कि भैया सावधान आपको होना है। इसलिए हम कह रहे हैं मस्तक पे दस्तक देते रहिए, क्योंकि ठीक आपको करना है, दूसरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे केवल बार बार आपको सावधान रहना है। तो पारिवारिक मूल्यों को समझना बड़ा आवश्यक होगा, क्योंकि पुलिस की अपनी सीमाएं हैं, पुलिस को अपने सीमा के अंदर काम करना है। मीडिया भी आपको खुलकर सपोर्ट नहीं कर पाएगा। रही बात हमारे न्यायालय की, तो न्यायालय के पास में इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं कि ये केस उतनी प्रायोरिटी पे नहीं जाते, एक आध दो की बात छोड़ दे, बाकी पे नहीं पहुंचेगा। तो किया क्या जाए, और हो रही है बातें। अब हमने साइकोलॉजिस्ट को भी समझा, पुलिस के बाद भी चले, अब थोड़ा सा चलेंगे हम होलिस्टिक वे पे समझने के लिए। एनएलपी ट्रेनर है, एनएलपी मास्टर है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के देश विदेश में व्याख्यान करते हैं। आंखों की सर्जरी से मनोविज्ञान तक पहुंचे डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी,
पुराने जमाने में हम लोग प्यार करते थे तो कागज से चिट्ठी लिख के भेजा करते थे सर, और दर्शकों तक खड़ा रहा करते थे कि एक झलक मिले तो हम बात करें। हमारे उम्र के लोग मुस्कुरा भी रहे होंगे, अपना जमाना याद आ रहा होगा। लेकिन अब तो शायद जमाना रील का आ चुका है। रियल में प्यार हम करते थे, अब लोग रील में शायद प्यार करने लगे हैं। और सही में किसी ने, मेरे को ही युवा से मुलाकात हुई थी, उसने कहा था कि शायद अब लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी शायद उसमें टॉपअप में बनाने रखे हैं कि 3 महीने का होना चाहिए, कि 6 महीने का होना चाहिए, कि साल भर का होना चाहिए। तो इस कंडीशन में तो ये जो डेटिंग ऐप है उनकी मार्केटिंग तो खूब चल रही है, और उसका नुकसान कहीं ना कहीं सेक्सटॉर्शन के रूप में आ रहा है। और आरोप लगता है पुलिस वालों के ऊपर में कि वे ध्यान नहीं देते, वो इस तरह के लोगों को पकड़ते नहीं है। इसलिए आज हमने, ये भी एक आरोप लगता था, नीलेश कुमार जी क्षमा चाहूंगा, लोग कहते थे कि अक्सर इस तरह के जो केसेस है फ्रॉड करने वाले या डिजिटल केस फोरम में भी बात हुई, अक्सर झारखंड और बिहार से आते हैं। खैर उस मुद्दे पे बाद में बात करूंगा, उससे बात करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी पुलिस के ऊपर नरेंद्र आरोप जी, है। नरेंद्र जी, एक विषय पर हम टोकना चाहेंगे आपको जी। कि एटीएम फ्रॉड हाँ। एटीएम फ्रॉड या मनी स्वैपिंग एटीएम के थ्रू या सिम स्वैपिंग के थ्रू, इन सबों का जन्मदाता इंडिया में जामताड़ा है, जो झारखंड में जामताड़ा हब है। जी। सेकंड जो है उसके बाद देवघर है, झारखंड का ही है। देवघर है। तीसरा जो है वो ना बिहार का नालंदा, नवादा और शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर वाला इलाका है, जो बिल्कुल टाल क्षेत्र है, वो उस इलाके में। और मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत न, चूंकि मैं वहां का एसपी भी रहा हूं, तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि इस ये समस्या सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफेंसेस वाली बात मैं कर रहा हूं अभी। इन सबों का जो जेनेसिस है कि यदि सिम अच्छे से बोनाफाइड आदमी को मिल जाए तो ये क्रिमिनल को पकड़ना बड़ा आसान होता है। ये लोग बंच में, बल्क में वेस्ट बंगाल से सिम ले आते हैं, और प्री एक्टिवेटेड सिम रहता है, 700 सिम, 800 सिम एक साथ वो लोग लाते हैं, और सारे सिम प्री एक्टिवेटेड होते हैं। आश्चर्य होगा। और ये लोग 24 परगना जिला से या मालदह जिला से ले आते हैं उठा करके। कैसे लाते हैं, कौन सा उनके पास आईडी का हब होता है, कौन सा आईडी वो लोग कंपाइल करके रखे रहते हैं कि तुरंत इनको मिल जाता है, और उन्हीं सिम का यूज वो लोग करते हैं। जो बॉडी से रिलेटेड ऑफेंस है, यानी सेक्स टॉर्शन ऑफेंस, यह मोस्टली ये गैंग राजस्थान के मेवात का है, दिल्ली में है ये गैंग आगरा का है, और हरियाणा के एक नुहू जिला जहां हाल में दंगा हुआ था वहां का है। ये 4 जगह ये बॉडी से रिलेटेड जो साइबर क्राइम है, ये इन सब जगह ये हब है बॉडी से रिलेटेड। और जो बिहार झारखंड की बात कही, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड साइबर ऑफेंस का हब रहा है, मगर अब धीरे धीरे खत्म हो गया है, वेन आउट हो गया है, क्योंकि हाई कोर्ट का भी बहुत प्रेशर है, और अब बहुत पकड़ा रहा है लोग। और बाहर के स्टेट के पुलिस, हिमाचल के, पंजाब के, केरला के, तेलंगाना के पुलिस आकर पकड़ कर ले जाती है। और जो सबसे बड़ी चीज आज के डेट में हमने देखा है कि अब हमारे यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर जो कार्रवाई स्टार्ट हुई है, तो इन लोगों का कमर टूट गया है। इसीलिए अब आप नहीं सुने होंगे कि जामताड़ा से बहुत ज्यादा कोई पकड़ा रहा है। अब तो पटना जैसे शहर से पकड़ा जाता है, और दिल्ली से ऐसे कैपिटल टाउन से पकड़ा जा रहा है। इसीलिए अब जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन लोगों पर जो कार्रवाई शुरू हुई है, तो बहुत हद तक चेक हुआ है। वो बीते जमाने की बात थी कि जामताड़ा और देवघर और बिहार का जो नवादा, नालंदा और शेखपुरा का जो बॉर्डर है, कतरी सराय, तो ये वाला जो वारसलीगंज वाला इलाका है, वो ज्यादा एक्टिव हुआ करता था, अब कम है बहुत। चलिए, धन्यवाद सर। हाँ, ओके। मैं अनिल गुप्ता जी को भी हम सुनते हैं, अनिल गुप्ता जी का क्या रुख है और क्या कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस ने अपनी बता दी, मीडिया ने अपनी लिमिटेशन बता दी। सर, केसेस भी आपने सुन लिए कि अगर केवल फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है तो कहाँ कहाँ से हैंडल हो रहे हैं। और हम सेक्सटॉर्शन की बात करते हैं तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और आगरा के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है, ये सबको पता है। लेकिन लिमिटेशन अपनी जगह है।
हम इससे कैसे बचें, हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो इसको सुनना भी चाहते हैं। साइकोलॉजिस्ट को सुन लिया, अब आपकी बारी है डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नीलेश सर को सुन रहा था और नीलेश सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत ही पॉइंट वार एकदम एग्जैक्टली बताया कि कहां कहां से इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। मैं उर्मिला जी को भी सुन रहा था, उन्होंने भी बहुत अच्छे प्रकार से इस विषय पर बात किया। सबसे पहले तो मैं आपको और शुभ्रा मैडम को स्पेशल बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस साइबर क्राइम मुद्दे पर एक इनिशिएटिव लिया, मस्तक पर दस्तक देने का। क्योंकि जो भी आप पूछ रहे हैं ना कि कैसे बचा जाए, सबसे पहला चीज है अवेयरनेस, और आप इस विषय पर सबसे अच्छी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि अपने मस्तक पर दस्तक देकर ही इन चीजों को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ठीक सब यहीं से होगा। ये लोग साइबर क्राइम किसी भी प्रकार का हो, जैसा नीलेश सर ने कहा, मनी, प्रॉपर्टी या बॉडी, किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम हो, वो होता यहां से है। कहीं ना कहीं वो आपके मस्तक पे दस्तक देके आपके माइंड को, आपके ब्रेन को हाईजैक कर रहे हैं। शुभ्रा मैडम बहुत अच्छे से समझते ही होंगे कि साइकोलॉजिस्ट यानी आज सम्मोहन का विज्ञान कैसे लोगों को डर या लालच दिखाकर किसी न किसी प्रकार से उन्हें अपने जाल में फंसाना बहुत इजी हो गया है। पहले 1-to-1 में करना मुश्किल होता था, लेकिन आजकल इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के होने की वजह से ये करना बहुत आसान हो गया है। तो अब ऐसे में जो आपने ये स्टेप लिया, कि पहला स्टेप यही है, लोगों को अभी तक अनजान है, लोगों को पता ही नहीं है कि नए नए तरीके क्या आ गए हैं। तो आप इस मुद्दे पर जो इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स को लेकर आ रहे हैं, जिन्हें टेक्निकल नॉलेज है, जो इस प्रकार के केसेस को डायरेक्ट हैंडल करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है, ये लोगों को जागरूक बनाएगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, पहला स्टेप अवेयरनेस की सब चीजों को बचाया जा सकता है, और अवेयरनेस तभी आएगी जब आप इस प्रकार के प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। दूसरी बात मैं कहूंगा कि पुलिस का रोल, मीडिया का रोल अपनी जगह है। जैसा नीलेश सर ने बताया कि ऑलरेडी मीडिया या जो जुडिशरी है, जो न्यायालय है, उनके पास केस की भरमार है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, हमें अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना होगा। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इसीलिए हो रही हैं कि आज हम कॉन्शियसली जीवन नहीं जी रहे हैं, और कॉन्शियस नहीं होने की वजह से हमारी कॉन्शियसनेस को हाईजैक किया जा रहा है। जब आप समझदार बनेंगे, जब आप सहज बनेंगे, जब आप सरल बनेंगे, तब अपने आप इन चीजों से दूर रह पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्सटॉर्शन में भी, डेटिंग वेबसाइट पर भी ये सारी चीजें आपको हाईजैक ही कर रही हैं। जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप जंगल में जा रहे हो और कहीं पर साइन बोर्ड लगा हुआ है कि इस रास्ते पर चलना है, तो आपको उसी रास्ते पर चलना है, इधर उधर नहीं भटकना है, क्योंकि जंगल में खो सकते हैं। उसी प्रकार सोशल मीडिया या इंटरनेट एक जंगल है। आप जो चीज ढूंढ रहे हो, जो चीज पे कर रहे हो, बस उसी पे फोकस रहिए। पॉपअप आएंगे, इधर उधर की चीजें आएंगी, उधर जाइए ही मत। क्योंकि इंटरनेट को यूज करना आज की डेट की मजबूरी है, हमारी जरूरत है, लेकिन जरूरत के साथ ये भटकाव लेकर आता है। आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हैं, आप Google पे कोई साइट विजिट कर रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि मैं क्यों जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। इधर उधर जो भी साइट्स खुल रही हैं, उस तरफ मुझे जाना ही नहीं है। जिस रास्ते जाना ही नहीं, उस गली में झांकना भी क्यों? क्योंकि जैसे ही झांकेंगे, वहां पर सम्मोहन से भरी दुनिया है। किसी न किसी प्रकार का लालच या किसी न किसी प्रकार का डर वहां पर आपको दिखाया जाएगा। या इधर आपका मनी, इधर आपकी प्रॉपर्टी, या इधर आपकी प्राइवेसी, या इधर आपका सेक्सटोर्शन। इस प्रकार की चीजें होना बहुत ही आसान है। तो ऐसे में क्या किया जाए? पहला चीज है अवेयरनेस लाना। दूसरा चीज, आप अपने मोबाइल का जो सर्वर है उसके अंदर वो सारी साइट सर्च ही ना करें। कहीं ना कहीं आप सेफ गार्ड लगा सकते हैं, सेफ गार्ड लगा दीजिए कि ऐसी प्रकार की साइट्स खुले ही नहीं। जैसे ही आप खोलेंगे तभी आप इन सब चीजों के अंदर जाएंगे, और तब कहीं ना कहीं का शिकार होने के लिए आप अपने आप को आमंत्रित कर रहे हैं। तो आप वो ब्लॉकेज लगा दें। जैसे आईफोन के अंदर या किसी और साइट के ऊपर भी गूगल में सेफ सर्च आता है, इस प्रकार की चीजों को पहले से ही वार्निंग देता है। दूसरा, अगर आप इस प्रकार की चीजों में कहीं ना कहीं फंस भी गए हैं, आपने कुछ सर्च कर लिया,
पॉपअप आ गया, इमीडिएट वहां उसको कुकीज को डिलीट करिए, हिस्ट्री को डिलीट करिए। उसके पश्चात भी अगर आप कहीं ना कहीं शिकार हो गए हैं तो घबराए नहीं, शर्माए नहीं, तुरंत अपने फैमिली को इन्फॉर्म करें, अपने मित्रजनों से राय लें, अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग डर का फायदा उठाते हैं, ऐसे लोग, कि आपकी फैमिली क्या सोचेगी, आपके सोशल के लोग क्या सोचेंगे। घबराए नहीं, सबके साथ ऐसा हो रहा है तो बताएं खुलकर, पुलिस को इन्फॉर्म करें। एक बार आप इन्फॉर्म करके तो देखें, फिर देखिए इनके कैसे हौसले पस्त हो जाते हैं। खुलकर सोशल मीडिया पर बात कर दें कि हाँ मेरे को ऐसा किसी ने सेक्सटॉर्शन का कॉल किया है, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। और इन सब के अलावा अगली जो बात मैं कहूंगा पांडे जी, वो ये है कि कहीं ना कहीं मेडिटेशन करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं मेडिटेशन की जरूरत है। मेडिटेशन में बार बार बोलता हूं, शुभ्रा मैडम भी सोचती होंगी हर चीज का सॉल्यूशन, फिर अनिल सर बात कर लेते हैं मेडिटेशन की। तो मेडिटेशन एक विज्ञान है कि जब आप चक्रों से ऊपर उठते हो, एक एक चक्र में एनर्जी लेकर जाते हो, तो आपकी कॉन्शियसनेस राइज करती है। अगर आपकी कॉन्शियसनेस सेकंड चक्र में रुकी हुई है, स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र, तो आप इस प्रकार की सेक्सुअल साइट्स का, सेक्सुअल भ्रम का, सेक्सुअल लालच का शिकार हो जाओगे। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो और एनर्जी को ऊपर लेकर जाते हो, तो आपकी चक्र, अनाहत चक्र और ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट होते हैं। आपको पता होता है कौन आपको बेवकूफ बना रहा होता है, कहां पर आपको नहीं जाना है। ये इनर कॉन्शियसनेस आपकी जागृत हो जाती है। और ये बातें मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज के समय में युवा वर्ग को, खासकर टीनेजर्स, यंग लोगों को मेडिटेशन करवाना इसीलिए जरूरी है। कितना नॉलेज देंगे हम उन्हें, नॉलेज अवेयरनेस अपनी जगह है, लेकिन बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस और नॉलेज नहीं दी जा सकती। जितना स्मार्ट हम हो गए हैं, हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट ये जो ठग हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये हमसे ज्यादा अपडेटेड हैं। आज आप अवेयरनेस दे रहे हैं पांडे जी की इस प्रकार से क्राइम हो सकता है, लेकिन क्या ये जो क्रिमिनल्स हैं ये इस प्रकार के वीडियो नहीं देख रहे हैं? तो ये भी नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं डेली। तो इसीलिए मैं कहता हूं अवेयरनेस एक लेवल तक काम आता है, नॉलेज एक लेवल तक काम आती है, लेकिन जो सेल्फ अवेयरनेस है, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो मेडिटेशन के द्वारा आता है। और अगर हम युवा वर्ग के अंदर मेडिटेशन की आदत डालें, स्पेशली चक्र मेडिटेशन, तो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे भटकाव से, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से बचा जा सकता है और अपनी लाइफ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाया जा सकता है। ये मेरा फर्म बिलीफ है और मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर बदलाव लाने की हम सोच रहे हैं, तो बदलाव लाने के लिए हमें लोगों की सोच में तो बदलाव लाना ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक नॉलेज के साथ साथ हमें एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस हमें हर व्यक्ति के घर में इंप्लीमेंट करनी होगी, और उससे इन दोनों से बदलाव बहुत जल्दी आए। डॉक्टर अनिल, आपने जोर दिया और हर बार जोर देते हैं कि लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, युवा वर्ग को भी मेडिटेशन करना चाहिए, मगर इस तरह की जो घटनाएं चलती हैं, हम दिन भर मोबाइल पे हमारा रहना मजबूरी है। अभी एक शख्स से बात हो रही, बच्चा मोबाइल चलाता है, हमने पूछा तो बोले क्या करें, स्कूल में पूरे जो नोट्स हैं वो थ्रू मोबाइल आ रहे हैं, मोबाइल पे देखेगा। हम, मेरे को भी काम पड़ते हैं, मैं भी दिन भर अपने मोबाइल पे या लैपटॉप, हमारा तभी छूटता है साहब जब हम सोने जाते हैं, क्योंकि मुझे दिन भर अपडेट रहना पड़ता है। तो मैं तो या व्हाट्सएप भी देखना है, मुझे फेसबुक भी देखनी, मुझे इंस्टाग्राम भी देखना है, ट्विटर पे भी अपडेट रहना है, और अपनी कुछ चीजें पढ़ने के लिए मुझे अपने लैपटॉप में या आईपैड पे बैठना रहता है। मेडिटेशन से क्या फायदा होगा, ये युवा कैसे समझे? जैसे अभी मैं इस मुद्दे पे बात कर रहा हूं, एक मुद्दा आया सेक्सटॉर्शन का, और एक मुद्दा जो एक और डिस्कस हो रहा था वो था मनी लॉन्ड्रिंग का, डिजिटली की बात है। और हमारा आज विशेष टॉपिक था होम बॉन्डिंग को लेकर शुरुआत कर रहा था डॉक्टर अनिल में, कि परिवार के अभी प्यार की जो बातें हो रही वो भी डिजिटल पे होने लगी हैं। तो इसका युवा पीढ़ी कैसे मेडिटेशन से जोड़ेगी और क्यों करेगी मेडिटेशन, उससे क्या फायदा होने वाला है उसको? यहाँ पर परिवार में किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परिवार में कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है आज की डेट में। मैं बहुत समझ के कह रहा हूं ये बात, क्योंकि लोग अपनी अपनी राहों में चल पड़े हैं और सबके पास ये मोबाइल आ गया है और 24/7 इसी में बिजी हैं, सब बिजी विदाउट वर्क। अब अगर एक व्यक्ति परिवार का जो मुखिया है, अगर वो जिम्मेदारी लेता है सबको समझाने की कि नहीं, अब इस मोबाइल से दूरी बनाने का समय है। देखिए मोबाइल क्या है, एक तो हमें
आईज को तो अफेक्ट कर ही रहा है, ये तो पता ही है सबको। लेकिन आईज के साथ साथ ये हमारे आई साइट के साथ साथ माइंड साइट को खराब कर रहा है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो एक 18 ईयर के एज से के कम के लिए सुटेबल नहीं है। मैं पोर्नोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे प्रकार की कंटेंट की बात कर रहा हूं। यानी ये यहां से जो हम कंटेंट ले रहे हैं उससे हम अपने अंदर की एक फिलॉसफी बना रहे हैं, राइट और रॉन्ग क्या है, क्या सही है और क्या गलत है। और आज की डेट में सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है उसमें राइट और रॉन्ग का तो डिसीजन ही नहीं है, सेंसरशिप का तो कोई नाम ही नहीं है। आप देख लीजिए रील्स जाकर, 80% रील किस प्रकार की बन रही है, 80% के यूट्यूब के वीडियोस किस प्रकार के बन रहे हैं। तो ऐसे में हमें अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना होगा, अपने बच्चों को जिसका मानसिक स्तर इतना परिपक्व नहीं है कि वो उन वीडियो को देख के अपने बिलीफ तो नहीं बना ले रहा है, अपनी एक सोच तो डेवलप नहीं कर रहा है, उन्हें बचाना होगा इस कंटेंट से। पहले सेंसर होता था, कंटेंट सेंसर होते थे, कौन सी मूवी देखनी है कौन सी नहीं देखनी है। एक मूवी आने से पूरे इंडिया की, पूरे कंट्री की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। याद होगा आपको संजय दत्त के जब बड़े बड़े बाल आए तो बहुत सारे लोगों ने बड़े बाल रखना शुरू कर दिया, फिर एक स्टाइल आया छोटे शॉर्टकट रखने का, तो लोगों ने वैसा ही। तो लोग मास साइकोलॉजी फॉलो करते हैं जब अपने सेलिब्रिटीज को देखते हैं। अब ये पहले मूवी से होता था और आजकल तो 24/7 ये मीडिया देख रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में पहली जिम्मेदारी लेना होगा इससे दूर करने की, दूसरी जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेना होगा कि कैसे इससे दूर करके कुछ देर के लिए कंबाइंड मेडिटेशन पूरी फैमिली के लिए करवाया जाए। कोई भी एक समय निर्धारित करें अपनी फैमिली के लिए, उसमें दो फायदे होंगे, एक फैमिली के बीच में बॉन्डेज आएगा, दूसरा उनके अंदर एक समझ डेवलप होगी। दो टाइम आपको अपनी फैमिली के साथ बिताना है, एक है डिनर टाइम जहां पर आप डिनर अपनी फैमिली के साथ करें और डिनर के साथ साथ कुछ दिल की बातें भी करें, कुछ समस्याएं वहीं पे सॉल्यूशन निकल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। और दूसरा है मेडिटेशन टाइम, सुबह का कोई भी समय निकालिए, सुबह का या शाम का, जिसमें कंबाइन होकर पूरी फैमिली एक साथ बैठकर कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के अपने चक्रों को एक्टिवेट करे और अपनी खुद की समझ अपने अंदर में डेवलप करे। बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा फैमिली बॉन्डेज के ऊपर। मैं धन्यवाद डॉक्टर अनिल। मैं अब डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी को उपस्थित करना चाहूंगा कि डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी भी बात करें। दोनों प्रकार की बातें यहाँ हुई, पुलिस की बद्धता, पुलिस की लिमिटेशन आपने डॉक्टर सुब्रा जी सुनी, कई दिनों से हम लोग बात कर रहे थे। साथ ही साथ में एज ए साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उर्मिला जी को हमने सुना और डॉक्टर अनिल गुप्ता जी को भी हमने सुना, वैदिक विज्ञान को जो चक्र के साथ में बात कर रहे हैं, जोड़ने की, फैमिली की। डॉक्टर सुब्रा जी, आवाज पहुंची डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी? हाँ जी, सुनाई दे बिल्कुल रही? आवाज आ रही, बिल्कुल। हाँ, मैं ये कुछ बातें तो मैं अनिल जी से ले रही हूँ और उर्मिला जी से भी। मेरा कहना था, आज मेरा फोकस था आज के जो परिवार हैं, आधुनिक परिवार जिसे आप कहते हैं, जहाँ पे वर्किंग मदर्स एंड वर्किंग फादर्स और बच्चे केयर टेकर के पास रह जाते हैं। ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड पेरेंट्स भी आजकल ये आया है कि वो लोग भी नहीं रहना चाहते हैं, वो अपना एक इंडिपेंडेंस मांगते हैं। एक आधुनिक युग हो रही है हमारे देश में, जहाँ एक समय दादा दादी, नाना नानी कहते थे आ जाओ मेरे पास, बच्चों को प्यार करते थे। आजकल क्या हुआ, वो कहते हैं इतना हो गया, अब हम भी जो है इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। मेरा कहना है, अनिल जी ने जो बात कही, मैं वही सोच रही थी पांडे जी, मैं थोड़ा सा टाइम लेके फोकस करना चाहती हूँ कि आज की जो मॉडर्न फैमिली के जो पेरेंटल रियरिंग, ये मैं बहुत देर से सोचा आप लोग बोलने के लिए कि आज की पेरेंटल रियरिंग वो नहीं है कि जहां माँ बाप बच्चे के साथ बैठ के बोलेंगे बच्चा पूरा दिन तुमने कैसे बिताया है। बच्चा जो है, जब माँ बाप पहुंचते हैं घर काम करके, तुम क्या पूछते हैं उनको कि तुमने जो है क्या पढ़ाई की है, कहाँ कहाँ पे। इतना जो है उनके पास जो है कॉम्पिटिटिव पढ़ाइयाँ हो रही हैं कि बच्चे अपने बारे में सोच नहीं पाते हैं। अनिल जी मेडिटेशन, योगा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, उनको एक के बाद कॉम्पिटिशन्स में डाला जा रहा है, उनको कोचिंग क्लासेस में डाला जा रहा है, और फिर उसके बाद उनको जिम्स में डाले जा रहे हैं। तो टाइम कहाँ है उनको अपने ग्रोथ के बारे में सोचना। एज साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर विल अग्री विथ मी
कि पेरेंटल रियरिंग जो है आज के जमाने में पांडे जी हो रहा है, इट इज अथॉरिटेटिव शॉर्टकट। वी साइकोलॉजिस्ट से कि पेरेंटल रियरिंग में इट शुड बी यू आर ओके, आई एम ओके, दैट इज नोन एज एन अडल्ट पेरेंट रियरिंग, मैच्योर पेरेंट रियरिंग। पर आज क्या हो रहा है, जैसे आते हैं कॉपी दिखाओ, खाना खाओ, और नहीं तो मोबाइल में उनको डाल दिया जाता है। दिस इज नोन एज अथॉरिटेटिव या इंडिफरेंट। और नतीजा क्या हो रहा है कि बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, अनिल जी बार बार वैल्यूज की बात कर रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ। व्हाट इज अ वैल्यू? वैल्यू इज अ सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड जो बच्चे देखते हैं, अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं। माँ बाप अगर बच्चे के सामने झगड़ा कर रहे हैं और बच्चे से कह रहे हो तुम झूठ मत बोलो, झगड़ा मत बोलो, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू यू ट्रांसफरिंग? दिस इज मॉडर्न फैमिली। ये आधुनिक फैमिली का जो हो रहा है, इसी में आप देखेंगे बच्चे अलग हो जा रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए एक चीज बोल रही हूँ, पांडे जी आप भी घूमते हैं, टूर करते हैं, देखते हैं, परिवारों का अध्ययन करिए। परिवारों में आप देखेंगे बच्चे अलग बैठे, माँ बाप अलग बैठे, दादा दादी अलग बैठे हुए, राइट? दिस एलिनेशन लगातार आपके पोर्टल में पांडे जी मैं बोलते रहती हूँ, बी अ फैमिली, बी अ होम, नॉट अ हाउस। 3-4 पैरामीटर्स होते हैं फैमिली में, प्यार, लव, एक दूसरे के ऊपर विश्वास, और एक दूसरे के ऊपर ताकत, सबको इक्वलिटी। मतलब एक आदमी घर आता है, मैं आपको एक केस बताती हूँ, केसेस तो मेरे पास बहुत है, यहाँ पे टाइम नहीं है बोलने का। एक आदमी आता है, शराब पी के दिन रात बीवी को मारता है। जैसे वो आता है, बच्चे, लड़कियां, लड़का एक लड़की धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक लड़की जो है 7 साल का, बच्चा जो है लड़का 5 साल का, लड़की 7 साल का, सहमत हो जाते थे, दूसरे कमरे में भागते थे। फिर बाप जो है खाना खाते शराब पी के मारपीट करता था। एक दिन उसने, बीबी ने, मैंने ये केस शायद जिक्र किया था पहले भी, इट इज अ लाइफ स्टोरी ऑफ कृष्णा नगर इन दिल्ली। शी किल्ड her husband and got him in the tank and later she confessed. अब ये दोनों बच्चों का आप बताइए पर्सनालिटी प्रोफाइल क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे? ये पीयर ग्रुप में जाएंगे, ये एलिनेशन सफर कर रहे हैं। आज देखिए मेरे पास कोई आता है कहते मेरा बच्चा बहुत ज्यादा चैट करता है। अरे, if you chat with your son, why should the son chat on the mobile? साइबर क्राइम अपने आप नहीं ग्रो करता है, साइबर क्राइम को हम लोग ग्रो कराते हैं। आज नीलेश जी जो बोल रहे हैं, मैं जानती हूँ चैलेंजेस पुलिस फेस, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। आप और हम क्या कर रहे हैं पांडे जी, जो अनिल जी ने कहा, वी आर ट्राइंग टू डू अ प्रिवेंटिव मेजर थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम। इसके लिए फैमिली का जुड़ना बहुत जरूरी है, और फैमिली का बेसिक जो है पेरेंट्स का, कि दे मस्ट टेक द चाइल्ड एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, एज अ ग्रोन अप एंड अ चाइल्ड हु इज गेटिंग मैच्योर। पर्टिकुलरली 12-13 साल के बाद बच्चे जो है मैच्योर होने लगते हैं, ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का युग है। उनको आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, उनको समझाना होगा, बैठा के समझाइए कि ये सही है, ये गलत है, यहाँ पे तुम बिखर जाओगे, यहाँ पे तुम सही बनोगे। केवल ये कहना, एक बात मैं खत्म कर रही बोलेगा, मैं बोलती रहूँ कि एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया है, बीवी का हस्बैंड से, हस्बैंड का बीवी से, और बच्चों का माँ बाप से, माँ बाप का बच्चों से। ये एक्सपेक्टेशन कहाँ ले जाएगी? योगा मेडिटेशन मन को शांत करता है, योगा मेडिटेशन कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करता है, योगा मेडिटेशन हम लोग को डिसिप्लिन करता है। लोगों के पास टाइम है योगा मेडिटेशन करने का? मैं अनिल जी से पूछती हूँ। लोग मंदिर जाते थे रेगुलर में, मिलके सब लोग मंदिर पूजा कर रहे हैं। आज के बच्चे जा रहे हैं, जाना जरूरी है, जाने के लिए कहा जा रहा है, पर मन कहाँ है? मन है मोबाइल में यूट्यूब देखना, फेसबुक देखना, इंस्टाग्राम देखना और चैट करना। तो मेरा कहना है, मेरा एक आर्टिकल भी है, वल्नरेबिलिटी टू साइबर क्राइम। ये वल्नरेबिलिटी कौन ला रहा है? ये खुद ये लोग ला रहे हैं, और इसका मेन जड़ है फैमिली, जो मॉडर्न फैमिली, जिनको हम हर तरह से जिम्मेदार पकड़ते हैं। हम लोग करते जाएंगे पांडे जी प्रिवेंटिव मेजर,
किंतु जब तक ये लोग नहीं जागरूक होंगे, ये जो पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम लोग थक गए, चैलेंजेस सही, लैक ऑफ रिसोर्सेज है इनके पास, और टेक्नोलॉजी आज जैसे G20 हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, क्यों नहीं करेगी? इंडिया मस्ट प्रोग्रेस, बट एट द सेम टाइम द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल मस्ट आल्सो प्रोग्रेस, कि हम जो है अपने कल्चर को ना भूलें, अपने वैल्यूज को ना भूलें, और अपने परिवार को ना भूलें. परिवार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर वी गो अहेड. थैंक यू विद दिस वर्ड्स. थैंक यू डॉक्टर शुभ्रा। बिल्कुल आगे हम विषय जरूर लाएंगे और मॉडर्न फैमिली की बात करेंगे कि मॉडर्निटी का जमाना आ गया है। लोग पहले मंदिर जाते थे मन की शांति के लिए, अब युवा मंदिर जाता है, अधिक संख्या में जाता है, बट सेल्फी लेने और रील बनाने के लिए। हैंड रेस किया था नीलेश जी ने। नीलेश जी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं क्या? हाँ, एक छोटा सा, ये हमारा जो हमने डॉक्टर अनिल जी को सुना और शुभ्रा मैडम की बात सुनी, तो हमको दोनों की बातों में एक चीज तो लगा कि मेडिटेशन से फायदा है। पहले यदि लोग मंदिर जाते थे तो वो मंदिर में जाकर ध्यान लगाना किसी भगवान का, वो भी एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है। मेडिटेशन से फायदा क्या है? मेडिटेशन से सबसे ज्यादा जो फायदा है कि हमारा ब्रेन अनुशासित हो जाता है, डिसिप्लिन्ड हो जाता है। हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हम अपने आप को मोबाइल फोन से आज के डेट में अलग नहीं रख सकते हैं, हम अपने आप को कंप्यूटर से अलग नहीं रख सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, बट देखना क्या है ये हमारे दिमाग के डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है और उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और इन दोनों चीजों का डायरेक्ट मेडिटेशन से सीधा संबंध है। इसीलिए हम डॉक्टर अनिल जी की भी बात से सहमत हैं और शुभ्रा मैडम का भी मोर और लेस यही कहना था। तो हमको ये लगता है कि एक प्रिवेंशन भी अपनी जगह पर है, बट मेडिटेशन will create a lot of consciousness, will increase concentration to the brain, human brain, undoubtedly. तो उससे हमको फायदा जरूर होगा कि हम जो करना चाहते हैं, जो सोचते हैं, बस वही करते हैं। उसके अलावा हम ये इस लिंक पर नहीं जाए, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, हम दूसरे जगह रोम न करें। हमारा जो काम है, जो पेज को देखना है, बस वो पेज देख करके लौट आए, क्योंकि जाना भी जरूरी है और लौटना भी जरूरी है। तो दिमाग इतना डिसिप्लिन और इतना कंसंट्रेशन कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो तरीका होगा। और पहले के जन्म यदि पूजा पाठ करते थे तो वो भी एक काइंड ऑफ योगा ही था, योगा और मेडिटेशन का टाइम भी था। जैसा शुभ्रा मैडम ने कहा कि बड़ी सही बात कही कि आदमी का जब इंगेजमेंट कम हो जाता है तब इन सब चीजों को ध्यान देता है। जब परिवार में लोग एक साथ बैठ करके एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे के वैल्यू को शेयर करें और एक दूसरे के भावनाओं का कद्र करें, तो आदमी इधर उधर देखने के बजाय अपने आप में और अपने परिवार के बारे में और अपने गोल के बारे में सोचता है। वह इधर उधर तब भटकता है जब वह अपने लोगों से, अपने आसपास के लोगों से डिजेक्टेड फील करता है, तब वह इधर उधर भटकता है। बिल्कुल नीलेश जी, आपकी Thank you. बात है और हम ये बिल्कुल सही है कि मेडिटेशन से फायदा मिलता है। मैं कुछ लाइव आपको दिखाना चाहूंगा, परमिशन चाहूंगा डॉक्टर शुभ्रा जी से भी। पिछली बार प्रोग्राम नहीं हो पाया था, शुक्रवार को मैंने बताया था कि यहाँ पे महामहिम राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ था और हम लोग 3 दिन उसी में व्यस्त थे और किसी कारण से नेट का प्रॉब्लम आया, तो उस पे हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम किया था और मेरे ख्याल से कुछ लाइव शो हो रहा होगा स्क्रीन पे आप लोग के। मैं कुछ दिखाना चाह रहा था कि मेडिटेशन से क्या फायदा होता है। तो ये एक लाइव है जिसपे हमारे यहाँ कुछ मशीनें थी जो हमने राज्यपाल भवन, विराज भवन में हमने लगाई थी और दिल्ली से आए हुए कुछ विशेष अतिथियों का हम लोगों ने चेक किया था प्री एंड पोस्ट मेडिटेशन। मैं धीरे धीरे कुछ चीज दिखाऊंगा। इसमें एक से क्या रहा, जो चक्र का अलाइनमेंट, जो हमारे 7 चक्र होते हैं, डॉक्टर सान्याल जी एंड डॉक्टर उर्मिला जी और साथ में जो ऑडियंस होंगे, केवल 15 मिनट मेडिटेशन कराने के बाद जो हमने उनका प्री एंड पोस्ट चेक किया था फिंगर स्कैन, 66% से बढ़कर 84% चक्र के अलाइनमेंट हो गए। तो मैं आगे वो भी दिखाऊंगा आपको। लाइफ फोर्स एनर्जी जो हमारे शरीर की होती है, जिसे प्राणिक ऊर्जा कहा जाता है,
जिसको कि 59 जूल था वो बढ़कर के 62 जूल तक पहुंच गया था। और ऑर्गन थोड़ा सा हम ज्यादा नहीं, मैं हाँ, ये उसके ग्राफिक थे। मैं ये चक्र दिखाता हूं जो आपके क्लियर होंगे। ये देखिए, लेफ्ट हैंड के जो चक्र थे, आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरे डिसबैलेंस चक्र थे। मात्र 15 मिनट के मेडिटेशन पे ये चक्र बैलेंस हुए, काफी हद तक बैलेंस आए, 66% से 80% के ऊपर। इसको हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया और महामहिम के पास भी इसे भेजा कि लोग इसे देखें और वो करें। तो ये थे, मैं यहाँ पे केवल ये बताने का प्रयास किया, जो अनिल जी कह रहे थे कि मेडिटेशन से फायदा होता है। निश्चित रूप से मेडिटेशन से बहुत फायदा होता है, जिसे करने की शायद आवश्यकता अब इस समय में ज्यादा आ चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड को हैक किया जा रहा है। मैं साथ ही कुछ ऑडियंस अगर यहाँ पे हैं, हमारे पास में काफी अनुभवी लोग आज बैठे हुए हैं, अगर ऑडियंस कुछ पूछना चाहती है जो यहाँ पे जुड़े हैं, कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, तो मैं फट से उन्हें बोलूँ अपना माइक को ऑन करें और क्वेश्चन रेज कर लें। पांडे जी, मैं एक चीज जोड़ना चाहती हूँ जी मैडम, जोड़िए। जो मेरे माइंड को डिस्टर्ब कर रही है। जी। वो ये हो रहा है कि आज के सोसाइटी बहुत डिमांडिंग सोसाइटी हो गई है। ये सब चीजें ध्यान से सुनना होगा। दूसरी बात क्या है कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई है पांडे जी, चाहे वो बुजुर्ग लोग हो, चाहे वो शादीशुदा हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हो। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, वो ये सोचते हैं कि कल मेरा क्या होगा। बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने के बाद आप सुनते हैं न्यूज में आता है कमिटिंग ऑफ सुसाइड, रनिंग अवे फ्रॉम होम। एग्जाम्स में नीट में बच्चे इम्तिहान पास नहीं कर पाए। आपने अभी अभी रिसेंट केस सुना है तमिलनाडु का, बच्चे ने सुसाइड किया, दूसरे दिन इसके बाप ने सुसाइड कर लिया। अब मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट वहां तो नहीं पहुंची, पर यहाँ से मैं ग्राउंड एनालिसिस कर रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है पांडे जी कि कंटिन्यूअसली पेरेंट्स गो ऑन stressing the children that we have put in so much money on you, our expectation is तुम नीट क्रॉस करो। बच्चा कहीं नहीं जा पाता है, किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा है, अपना आप करता जा रहा है और नहीं कर पाता है, तो फेलियर, एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट से सुसाइड। अब फादर को अपनी गिल्टी महसूस हुई, समझ गया कि कमिटेड सुसाइड। तो इस सुसाइड को अवॉइड कर सकते हैं प्रोवाइडेड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स सिट टुगेदर एंड बिकम अ होम, बिकम अ फैमिली। आपस में डिस्कस करो। आपके पोर्टल पे लोग बहुत आते हैं पंडित जी, जिन्होंने कहा था कि हम पढ़ने में हमें परेशानी हो रही है, हम कहाँ जाएं। एंड आई लेटर आई हैड डिस्कस विद देम, दे सेड कि हम लोग पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकते हैं। तो कहाँ शेयर कर रहे हो? अपने बॉयफ्रेंड से या ऑनलाइन फ्रेंड से, जो फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। अब मेरा दिमाग जो है ये हो रहा है कि हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस, दैट्स व्हाई वी आर इंस्टिलिंग। मैं कहती रहती हूँ कि पेरेंट्स यू कम एंड लिसन टू अस। कुछ नहीं करना है, तुम लोग को केवल एक परिवार बनना है। तुम्हें बैठ के टाइम दे। माँ बाप जब काम करके, वो कहते हैं हम काम नहीं करेंगे, कभी कभी 9 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, जब भी तुम्हें टाइम मिले। प्रॉक्सिमिटी इज द मेन थिंग। बच्चों के साथ बैठो, उनको से 2 बातें करो। तुमने कल रात को क्या किया था, तुमने कल क्या खाना खाया था बेटा। तुम जब वो बच्चा टीवी देख रहा है तो उसके बाद बगल में बैठ जाओ, वो मोबाइल देख रहा है तो उस मोबाइल को शेयर करो। यू विल पुट अ चेक ऑन द पर्सन कि वो गलत रास्ते नहीं जा रहा है। वो चैट कर रहा है, अरे मेरे बेटा चैट, किससे चैट कर रहा है ये देखो। तो दिस इनसिक्योरिटी और एक फीलिंग आती है जब एडोलेसेंट ग्रोथ की, हमको कोई नहीं कंसिडर कर रहा है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ या मैं बड़ी हो रही हूँ। मुझे आज भी कहते हैं बैठ जाओ, चुप हो जाओ, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। इसको कहते हैं आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। नहीं, अब ये युग आ गया है, अब ये युग आ गया है कि हमें कहना है तुम भी ओके हो, हम भी ओके हैं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हाथ मिलाओ, बात करो। आप देखेंगे यही से प्रिवेंटिव मेजर होगा, बच्चे बिखरेंगे नहीं। ये मेरा कहना है। तुम भी सही हो और मैं भी सही हूँ, चलो मिलकर के कारवां बनाते हैं, इसी के पे चलेंगे। अगला फैमिली बना परिवार यही बनेगा जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का विश्वास करेंगे। इसी का नाम तो परिवार है, वरना मकान तो ईंटों और पत्थर से, सरियों से बन जाया करता है। अशोक चक्रधर की बहुत अच्छी कविता थी।
इसी विषय पे, क्योंकि अब सारी विषयों पे आ गए हैं, अब हमारा साइबर क्राइम के बाद अगला विषय आएगा परिवार का बंधन। कितना जरूरी है, कुछ कुछ बातें डॉक्टर शुभ्रा सान्याल ने कह दी है। क्यों नहीं हम बात कर पाते हैं अपने बच्चों से? क्यों बच्चे तलाशते हैं बाहर किसी से बात करने की? छोटी छोटी बातों के लिए वो बाहर में जाकर शेयर करते। कहीं तो कमी होगी ना पिता की। मैं के साथ इस बात को समझता हूं और कहता हूं कि एक लड़की रिश्ता तब किसी से जोड़ती है शादी का, जब उसे अपने पिता से ज्यादा प्यार करने वाला कोई मिल जाता है। शायद सही कह रहा हूँ, ये मेरा ही नहीं, आप लोग का भी अनुभव होगा। आप दो महिलाएं बैठी हुई है, इस बात को समझती होंगी, क्योंकि हर किसी में अपने पिता को तलाशती है, भाई को तलाशती है। सेम थिंग लड़के के साथ होता है, वो हर लड़की में उसको तलाशती है, माँ से ज्यादा प्यार करने वाली दिख जाती होगी ना, तो वो कंपेयर करता है। वो हर बार कंपेयर करता है अपनी पत्नी से कि मेरी माँ जैसा वो कर पा रही है नहीं। कहाँ कमी है? माता पिता की है, बच्चे कहीं परेशान हो रहे हैं तो इसी विषय पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम के अंत तक काफी देर से डॉक्टर उर्मिला जी सुन रही हैं, तो मैं उर्मिला जी अब आपका चलूंगा, क्योंकि हमारा सेक्सटॉर्शन के ऊपर का टॉपिक खत्म होगा और आगे हम विषय में अब आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे परिवार के बंधन की ओर, परिवार के जुड़ाव की ओर, माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर, एकल होते हुए परिवार, केंद्रीकरण होते हुए परिवार और डिजिटलाइजेशन की दुनिया में घुसते हुए परिवार के बावजूद हम बंध के कैसे रह सके, इस विषय पर तब तक आज का क्यों ऐप को तलाशा जा रहा है, डॉक्टर उर्मिला जी। हम बहुत देर से हम शुभ्रा मैम की बातें सुनी, हमने डॉक्टर साहब की भी बात सुनी। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स बीएचयू में स्टूडेंट्स के लिए किए हैं, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं या सेल्फ एस्टीम बढ़ाएं, किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। तो मेरा स्टूडेंट से बहुत इंटरेक्शन हुआ है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत बार अगर प्रॉपर मेडिटेशन आप न कर पाए तो आप डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन करें, अपनी आंखों को बंद करके, लाइट म्यूजिक चला करके। उसके बाद आप 5 मिनट के बाद ओम का उच्चारण, जो ओम प्रोलॉन्ग्ड करके एटलीस्ट 5 टाइम्स करें, और ये सोचे कि आप एनवायरमेंट से पॉजिटिविटी को ले रहे हैं और अपनी नेगेटिविटी बाहर कर रहे हैं। और उसके साथ हर दिन आप एक डायरी मेंटेन करें कि आपने आज क्या अच्छा किया, आज आपने किसकी मदद करी, जिसको हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस जो है आपके, जो भी कैसे आपने दूसरों की मदद की, किसकी प्रॉब्लम को समाधान किया, अगर आप कुछ किसी बात से अपसेट हुए तो उसका क्या कारण था। ये सारे आप एक कैटलॉग मेंटेन करें और उस पर वर्कआउट करें। और सुबह मॉर्निंग में उठने से पहले, जैसे हम लोग पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ाते हैं कि आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है, हमें हमेशा ये देखना है कि हमें जीवन में क्या मिल चुका है। तो उसके लिए आप थैंक्स ईश्वर को बोले, थैंक्स अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों को बोले, और आप ये सोचे कि आप टैलेंटेड हैं, आप केपेबल है, आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज है जिसका आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो ये बातें अगर हम रिपीटेडली बोलेंगे, तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमारा ब्रेन वैसे ही प्रोग्राम्ड हो जाएगा और उसी तरह से हम अब वर्क कर सकते हैं। पहली तो चीज ये है। और दूसरी चीज ये है कि जैसा मैडम ने कहा कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो हम लोग के पास जब बच्चे कैरियर काउंसलिंग के लिए आते हैं तो हम सबसे पहले उनके मार्क्स देते हैं। किसी भी पेरेंट्स के कभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए। अगर बच्चा आपका 50% इंटरमीडिएट में पास कर रहा है, कैसे आप सोच सकते हैं कि वो बीटेक और नीट या मेडिकल में जाएगा। और केवल मेडिकल, इंजीनियरिंग और सिविल सर्विसेज यही मेन स्ट्रीम, आजकल इतने ऑप्शंस है जॉब के जहां पे आपका बच्चा आपको फुलेस्ट टैलेंट यूज कर सकता है। तो प्लीज आप बच्चे को प्रेशराइज ना करें। हमारी भी 2 बेटियां हैं और दोनों के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, उनके नोट्स बनाने से लेके सारी चीजें। तो बच्चा आपसे शेयर करें, आपको कभी प्रेशराइज नहीं करना है कि तुमको इतने नंबर लाने हैं, इतना ये करना है। और जैसा मैडम ने कहा, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग तो बहुत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम पूरे समय ऐसा नहीं कि जो मदर वर्क करी है, हम लोग भी बीएचयू में हमारी 25 ईयर्स की सर्विस हुई, लेकिन चूंकि हम लोग मनोवैज्ञानिक है तो हमें समझ में आता है कि कहाँ पे चीजों को हिट करना है। हमारे पास बहुत सारे
छोटे छोटे बच्चे आते हैं, एडोलेसेंट्स भी आते हैं, मैडम कैसे करें, तो हम लोग उनको यही चीजें समझाते हैं। और मैंने मेरे बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिया है कि कुछ समय आपको एकदम मोबाइल नहीं, और सेल्फी पे भी चेक लगाना। जानते हैं ये एडिक्शन हो जाता है, एक्सट्रीम्स जो है, कंटिन्यूस सेल्फी एक ही लोकेशन पे आप 10 15 20 पिक, वाई, क्या चीज आपको उससे मिल जाएगी। तो हमें रियलिस्टिक होना है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी रियलिस्टिक होना है, और हमें शेयरिंग, हमें अपने परिवार में पक्का है कि इस शेयरिंग का एटमॉस्फेयर वो करना होगा। और हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे भी कहते हैं, अगर आपको वाकई कोई मानसिक समस्या हो रही है, कभी कभी होता है कि जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम माँ बाप को नहीं बता पाते हैं, तो बच्चे कभी कभी, क्योंकि हमारा तो मनोविज्ञान विभाग में सेंटर भी चलता है, बच्चे हम लोगों के पास आते हैं। तो हम उस प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि मन में कुछ नहीं रखना, आप किसी काउंसलर से आप डिस्कस करिए, वो आपकी समस्या का समाधान बताएगा। और अगर आपकी समस्या थोड़ी सी गंभीर है तो प्रॉपर साइकोथेरेपी हमारे यहाँ चलती है। तो कहने का मतलब हुआ कि ऑन द होल कि हमें चीजों को शेयर करना, और लास्ट में मैं ये कहती हूँ कि इट्स ऑल योर पर्सनल हैप्पीनेस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे के पीछे कितना भागेंगे, किसी मटेरियलिस्टिक लस्ट के पीछे आप कितना भागेंगे, अगर आप खुद में खुश है, आपने किसी की मदद करी, किसी को हेल्प किया, किसी के लिए कुछ किया, तो वो जो सेंस ऑफ जो आपका ग्रेटिट्यूड है वो आपको ज्यादा मैटर करेगा। और ये वैल्यूज हमारे, हम बहुत हैप्पी कि हमारे टीम ऑफ टीचर्स प्रोफेसर्स है, हम लोग इस चीज का बहुत ध्यान देते हैं। बच्चे हम लोग के पास बहुत आते हैं और हर चीज वो बताते हैं। बहुत बार हम लोग पेरेंट्स से भी बात कर लेते हैं, अगर लगता है कि कहीं पे हिट करना है तो बच्चे को नहीं पता है, उनके पेरेंट्स से भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इतना हम लोग अपने डिपार्टमेंट में जो स्टूडेंट्स ग्रुप है उनके लिए हम ये करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचना। जी, हमने कहा, बिल्कुल आपने जो बातें कही वहीं से चालू कर रहा हूं कि अनरियलिस्टिक जो एक्सपेक्टेशन है इस पे लगाम लगाना होगा, हमें रियलिस्टिक रहना पड़ेगा, रील की दुनिया से बाहर आते हुए रियल में होना होगा। और जब हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पाल लेते हैं तभी कहीं ना कहीं क्राइम का जन्म होता है, चाहे वो क्राइम शारीरिक नुकसान पहुंचाए या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाए। तो ऐप में रिश्तों को तलाशने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है शारीरिक रूप से जुड़ाव बनाने की, लोगों से मानसिक रूप से जुड़ाव बनाने की। लोग केवल फेसबुक में, इंस्टा में या ट्विटर में लोगों को दोस्ती बनाए हैं, तो आप लोगों के साथ में हाथ मिलाएं, गले से गले मिलाएं, क्योंकि शरीर के साथ प्रेम हो यह जरूरी नहीं है, शरीर के साथ ही प्रेम हो यह जरूरी नहीं है, मगर प्रेम के साथ शरीर का होना बहुत जरूरी है। तो प्रेम मोबाइल में नहीं हो सकता है। प्रेम के लिए हमारे यहाँ पहुंचे हम लोग तो शेक्सपियर और जयशंकर प्रसाद जैसे और कालिदास को पढ़ते हुए आए हैं। हम लोग कहते हैं प्रेम तो आंखों के मिलन से होता है, जो कि मोबाइल से नहीं हो सकता है और मोबाइल के ऐप से नहीं हो सकता, वहां पे केवल मार्केटिंग हो सकती है। तो दीजिए मस्तक पर दस्तक अपने, क्योंकि ठीक सब यहीं से होना है। जुड़े रहिए नरेंद्र पांडे के साथ, डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी के साथ में हर शुक्रवार शाम 7 बजे। जूम का लिंक यही रहेगा, आईडी पासवर्ड नहीं बदलेगा। आप लोगों को फॉरवर्ड करते रहिए, क्योंकि अब आपके घर में घुसने आ रहे हैं, क्योंकि बात है फैमिली बॉन्डिंग की, पारिवारिक बंधन की। मजबूरी हम जानते हैं, व्यवसायिक का समय है, आपको अपने कैरियर की चिंता है, लेकिन परिवार तो आपका है, डिसीजन आपने लिया परिवार बनाने को। सारी पूंजी कमा लेंगे, सारा कैरियर बना लेंगे, लेकिन बेटा और बेटी अगर लायक नहीं निकले, वो पैसा, वो इज्जत जो आपने बरसों कमाई है, वो किसी काम की न रह जाएगी। तो परिवार के साथ जुड़ने की बात करेंगे आने वाले समय में। जुड़े रहेंगे, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होंगे, देश के जाने माने क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी हमारे पास मौजूद रहेंगे, और डॉक्टर अनिल गुप्ता जो कि एक एलोपैथिक डॉक्टरी में नाम कमा चुके छत्तीसगढ़ में, अब चक्र विज्ञान और वैदिक विज्ञान पे लगातार रिसर्च कर रहे हैं और सराहा जा रहा है। और मेडिटेशन को कैसे साइंटिफिकली प्रूफ किया जाए ये भी बात करेंगे। आज G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में, जहां पूरा विश्व समाया हुआ है, 20 के बड़े बड़े लोग हैं, और हर कोई ये कह रहा है जी हाँ, आने वाला समय मेडिटेशन की है। अगर इन चकाचौंध से अपने को बचना है तो हमें मेडिटेशन करना होगा। और डॉक्टर उर्मिला जी, आपको याद होगा पिछले 15 दिन पूर्व, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, दिल्ली की और भारत की जानी मानी मेडिकल की संस्था है एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, जिसकी पे हम
100% बिलीव करते हैं। उसने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल का, जहां पे सारे विश्व के डॉक्टर्स आकर इकट्ठे हुए, और विषय था मेडिसिन एंड मेडिटेशन, और सारे के द्वारा एमबीबीएस के ऊपर के डॉक्टर थे। और उन्होंने कहा है कि नहीं, अब केवल दवाइयों से नहीं, ध्यान की आवश्यकता है, ध्यान को कराना पड़ेगा। अपोलो और मेदांता जैसे बड़े संस्थान अपने यहाँ पे यह कार्यक्रम चालू कर रहे हैं, एम्स में तो बन चुकी है, तो फिर हम क्यों बचे हुए हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं जो रिपोर्ट दिखा रहा था अभी डॉक्टर उर्मिला जी, आपको डॉक्टर शुभ्रा जी और नीलेश कुमार जी, ये हमारी पद्धति है, चक्र विज्ञान हमारा है, लेकिन रिसर्च किसने किया? रिसर्च किया जर्मनी और रसिया ने। जीडीबी बायोवेल के नाम से गूगल पे जाइए, मशीन मिल जाएगी, 85% एक्यूरेसी दे रही है। रशियन गवर्नमेंट ने इसे एक मेडिकल डिवाइस के रूप में मान लिया है, एफडीए अप्रूव कर दिया है अमेरिका ने। मगर इंडिया के लोग, जिसका यह मूल विषय रहा है, हम घर में बराबर पूजा कराते रहे, जो कि नीलेश कुमार जी भी ना कहा, मंदिर जाते थे तो हम अपने मन को शांत करने जाते थे, लेकिन मन कहाँ शांत हो रहा, मन तो और व्याकुल हो रहा है, क्योंकि वो रील पे रील खींचता है, फिर इंस्टाग्राम में डालते हैं, लाइक मिलते हैं 10, बढ़ जाती है टेंशन। तो प्लीज मन को शांत करिए, ध्यान करिए। और अगर मैडम डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी और आप लोग का होगा, तो आने वाले समय में, क्योंकि पारिवारिक बात होगी, परिवार की बात होगी, माँ पिता भी बैठेंगे, बच्चे भी बैठेंगे, तो कुछ मेडिटेशन की टिप्स हम यहां से दिलवाने की कोशिश करेंगे, कौन सा मेडिटेशन कौन सा जरूरी है और किस चक्रों में क्या होता है। आज ही हम लोग बात कर रहे थे, और आगे बात करेंगे डॉक्टर शुभ्रा जी, कि हर चक्र कहीं ना कहीं प्लेनेट से जुड़ा हुआ है। आपके सातों चक्र जुड़े हैं प्लैनेट से। आपका जिस तरह हमारे बॉडी में चक्र है, इसी तरह धरती के भी, पृथ्वी के भी चक्र है। एक रिसर्च गूगल पे खोज रहा था, बड़ा अच्छा मालूम चला कि जिस तरह की हम बात करते हैं कि हमारे नीचे में मूलाधार चक्र है, जो पावर देता है, हमको शक्ति देता है, वो कैलिफोर्निया में विराजमान है, इसलिए तो अमेरिका मजबूत रहता है। और हमारा सहस्त्रार चक्र जो ऊपर बैठा है, जो अध्यात्म का होता है, वो कैलाश मानसरोवर में बैठा हुआ है। इसीलिए हम विश्व गुरु बने रहते हैं इसमें, अध्यात्म में, और अमेरिका पावर में शक्तिशाली बना हुआ है। और अच्छा है, दोनों दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं, तो G20 के शिखर सम्मेलन को समझते हैं।